अगर मैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई की बात कर लूँ पीरियोडिक टेबल में, जब कभी भी एटॉमिक रेडियाई के वेरिएशन की बात होगी तो हम हमेशा दो तरीके से इसको स्टडी करते हैं। एक तो जब हम अलोंग द पीरियड चलें और दूसरा जब हम डाउन द ग्रुप आएँ। जब कभी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ पीरियोडिक टेबल में पढ़ी जाती हैं तो दो तरीके से पढ़ी जाती है जनरली। एक तो डाउन द ग्रुप क्या चेंज आएगा और एक तो अलोंग द पीरियड क्या चेंज आएगा। ऊपर से नीचे आने में क्या चेंज आएगा और लेफ्ट से राइट चलने में क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ मैं, दिस इज लेट्स से डाउन द ग्रुप, दिस इज डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो मैं लिखूँगा ट्रेंड्स इन या वेरिएशन इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। और पीरियोडिक प्रॉपर्टी कौन सा हम पढ़ रहे हैं, एटॉमिक रेडियाई। सो ट्रेंड्स इन एटॉमिक रेडियाई, कि एटॉमिक रेडियाई कैसे बदलेगा, कैसे चेंज करेगा पीरियोडिक टेबल में जब हम डाउन द ग्रुप चलेंगे एंड व्हेन वी मूव अलोंग द पीरियड। ठीक है जी, देखना ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पॉइंट को समझना होगा। अच्छा बताइए, जब हम डाउन द ग्रुप आएंगे, मान लीजिए किसी एक ग्रुप को कंसिडर करके चल लो, लेट्स से ग्रुप 1 कंसिडर करके चल लो। मुझे बताइए डाउन द ग्रुप आने पे क्या चीज़ बदलेगा, शेल नंबर बदलेगा। क्या बदलेगा? सो लेट्स से वी हैव ग्रुप 1 दैट इज लिथियम फैमिली, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। द कॉन्फ़िगरेशन, outermost configuration of lithium is 2s1, then sodium is 3s1, next is 4s1, then 5s1. So there is increase in number of shells, there is increase in number of, so down the group आने पे नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, n वैल्यू बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? n वैल्यू बढ़ेगा, शेल नंबर बढ़ेगा। अच्छा, अगर शेल नंबर बढ़ा तो साथ साथ में क्या बढ़ेगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बढ़ेगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट। सही बात है ना, क्योंकि सब पर्दे बढ़ जाएंगे। जैसे जैसे n वैल्यू बढ़ा वैसे वैसे बीच में स्क्रीन करने वाले बढ़ गए, स्क्रीन करने वाले। और अगर स्क्रीन करने वाले बढ़ गए, अगर शेल बढ़ा तो शेल बढ़ने से एटॉमिक साइज भी एक्सपैंड करेगा। एटॉमिक साइज क्या कर जाएगा, और जेड इफेक्टिव क्या कर जाता है, घट जाता है। जेड इफेक्टिव क्या कर जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को उतना स्ट्रॉन्ग लग ही नहीं रहा है, क्योंकि बीच में पर्दे आ गए, बीच में शेल्स आ गए, शील्ड करने वाले आ गए, तो इसकी वजह से साइज एक्सपैंड कर जाएगा और साइज क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं मोटा पॉइंट लिखना चाहूँ तो डाउन द ग्रुप आने पे साइज बढ़ता है, डाउन द ग्रुप आने पे साइज। अच्छा, अब देखिए अलोंग द पीरियड बहुत मजेदार है। अलोंग द पीरियड समझना, मुझे बताइए अगर मैं अलोंग द पीरियड चलूँ, अगर मैं अलोंग द पीरियड चलूँ, अलोंग द पीरियड चलने पे लेट्स से मैं कंसिडर कर लेता हूँ ग्रुप 2 के एलिमेंट्स। बताइए ग्रुप 2 के एलिमेंट्स अगर मैं कंसिडर कर लूँ, सो वी हैव लिथियम, उसके बाद बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, इतना मैं कंसिडर। नियॉन आपका वेंडरवॉल रेडियाई दिखाएगा, मैं इसको जनरली कंपेयर नहीं कर रहा हूँ इनके साथ। अच्छा, अलोंग द पीरियड जाने पे अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेता, बताइए लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन आ जाता 2s1, बेरिलियम का 2s2, इस वाले का हो जाता 2s2 2p1, इस वाले का 2s2 2p2। सर कुछ भी हो, शेल नहीं बदल रहा। अब देखो सब में शेल सेकंड है, सब में शेल। इसका मतलब अलोंग द पीरियड जाने पे एक चीज़ सेम है, वो है n वैल्यू। सो n क्या होगा अलोंग द पीरियड चलने पे, कांस्टेंट। शेल बदल ही नहीं रहा है, शेल कांस्टेंट चल रहा है। शेल कैसा चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है। आप सुनना मजे वाली बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। ठीक है ना, बहुत ज़बरदस्त बात आपको देखने को मिलेगी। सर अगर शेल नंबर नहीं बदल रहा है और उसी शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, बताओ इसमें पहले कितने थे, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, इधर कितने आ गए, इधर कितने, इधर 4, इधर 5, इधर 6, कुल मिला के अलोंग द पीरियड चलने पे हर एक एलिमेंट जैसे जैसे मैं आगे चलूंगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से मैं लिख लूँ। अगर मान लीजिए मैं दो इनको दो में कंपेयर कर लेता हूँ मैं। लेट्स से मैंने लिथियम लिख लिया, बताइए ये लिथियम का न्यूक्लियस आ गया और लिथियम का न्यूक्लियस का ये पहला शेल और इसके बाहर से ये दूसरा शेल। बताइए इसके दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा मान लो मैं आगे चल लेता हूँ और लेट्स से मैं फ्लोरीन लिख लेता हूँ। ज़रा बताइए फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन कितना है। सब फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 2s2 2p5, ऐसा ही हो जाएगा। और शेल इसके पास भी कितने हैं, सिर्फ 2। तो मैं लिख लेता हूँ न्यूक्लियस इसका ये पहला शेल और मान लीजिए ये इसका दूसरा शेल। और इसके दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहे हैं आपको, 5, 1 2 3 4 और 1 5। सही। अब बताओ जैसे जैसे अलोंग द पीरियड चलता गया सर 1 यूनिट से इलेक्ट्रॉन बदलेगा और 1 यूनिट से प्रोटॉन भी बदलेगा, बदलेगा नहीं बदलेगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन और एटॉमिक नंबर भी 3 था, प्रोटॉन भी 3 थे, इलेक्ट्रॉन भी 3 थे। आगे में गया इलेक्ट्रॉन भी 4, प्रोटॉन भी 4। अगले में गया प्रोटॉन भी 5, इलेक्ट्रॉन भी 5। अगले में गया प्रोटॉन भी 6, इलेक्ट्रॉन भी। सो 1 यूनिट से इलेक्ट्रॉन बदल रहा है और 1 यूनिट से प्रोटॉन भी बदल रहा है। अच्छा मुझे बताइए अगर 1 यूनिट से इलेक्ट्रॉन बदल रहा है और इलेक्ट्रॉन उसी शेल में ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। जरा बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 1 था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 है, तो ज़्यादा रिपल्शन किस में होगा,
5 में ज़्यादा रिपल्शन होगा और 1 वाले में कम रिपल्शन देखने को मिल रहा है। इसको तो सिर्फ इनर वाले ही रिपेल करेंगे, अदरवाइज तो रिपल्शन है नहीं, सो इन वालों में रिपल्शन बढ़ेगा। सर इसका मतलब अलॉन्ग द पीरियड जाने पे एन वैल्यू तो कांस्टेंट है, लेकिन एक चीज़ बढ़ रही है, वो है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। क्या बढ़ेगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। अब देखना ध्यान से, मैं सवाल पूछूंगा, ध्यान से सुनना। अब मुझे बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्शन बढ़ रहा है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन चाहेगा कि मैं दूर दूर फैलूं। अगर रिपल्शन बढ़ रहा है तो वो हमेशा चाहेगा मैं दूर दूर चला जाऊं, और अगर दूर दूर जाना चाहेगा तो ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। सर अगर ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा तो साइज एक्सपैंड करना चाहेगा। साइज क्या करना चाहेगा? हमेशा अगर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ रहा है तो साइज एक्सपैंड करना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये बोल दूं कि अलॉन्ग द पीरियड साइज घट रहा है, और मैंने बनाया भी उसी तरीके से, सो दैट आप देख पाओ कि इसका कम है और इसका ज़्यादा है। अब बढ़ना चाहिए लेकिन घट रहा है, पता है ऐसा क्यों? सर अलॉन्ग द पीरियड चल रहे हैं, एन वैल्यू कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक यूनिट से चेंज हो रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एक यूनिट से चेंज हो रहा है, रिपल्शन बढ़ते जा रहे हैं, और रिपल्शन बढ़ने की वजह से साइज क्या करना चाहिए था? लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि साइज घट रहा है, बताइए ऐसा क्यों? क्योंकि एक चीज़ आप इग्नोर कर रहे हैं, जेड इफेक्टिव है। वो क्या है? सर इलेक्ट्रॉन तो बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी बढ़ रहा है, यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन भी होगा। लेकिन मुझे बताइए साथ साथ में प्रोटॉन भी तो बढ़ रहा है। अच्छा वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। सर जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव भी। अब हम ये देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जा रहा है, 1 by 1 बढ़ता जा रहा है, प्रोटॉन भी 1 by 1 बढ़ता जा रहा है, सही है। अब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बढ़ रहा है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन भी तो बढ़ रहा है। अब देखेंगे अट्रैक्शन डोमिनेटिंग है या रिपल्शन डोमिनेटिंग है। जरा मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन होगा, सब हमेशा आप ये पढ़ते नहीं, आपने कॉलम्स लॉ पढ़ा होगा, आप जनरली बच्चा ये पढ़ता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फोर्स ऑफ इंटरेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। मासेस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? अगर मास ज़्यादा तो इंटरेक्शन ज़्यादा, इंटरेक्शन। अब मुझे बताइए इलेक्ट्रॉन रिपेल कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास ही कितना है? नेग्लिजिबल। अच्छा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, प्रोटॉन का मास बहुत ज़्यादा, प्रोटॉन का मास 1800 गुना इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा। सर इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का आगे जाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक यूनिट से चेंज कर रहा है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी एक यूनिट से चेंज कर रहा है, और इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन भी बढ़ रहा है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन भी बढ़ रहा है। लेकिन सर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, ज़्यादा डोमिनेटिंग है एज कंपेयर टू रिपल्शन। एज कंपेयर टू रिपल्शन तो चाहेगा कि मैं दूर दूर ले जाऊँ इलेक्ट्रॉन को, लेकिन जो जेड इफेक्टिव स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है वो क्या करेगा? इनको और पास खींचने की कोशिश करेगा, इनको और पास खींचने की, और इसकी वजह से साइज क्या करेगा? घटेगा। इसकी वजह से साइज क्या करेगा? घटेगा। तो आई आर तो बढ़ ही रहा है सर, लेकिन साथ साथ में क्या बढ़ेगा? और ये जो जेड इफेक्टिव बढ़ना है ये कैसा है? ये डोमिनेटिंग है, ये डोमिनेट। और अगर ये डोमिनेट कर रहा है तो रिपल्शन इसके सामने फीका पड़ गया, ये क्या करेगा? खींचना चाहेगा, और साइज क्या कर जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, श्रिंक करेगा। साइज क्या कर जाएगा? श्रिंक। तो मुझे बताइए इनमें से सबसे ज़्यादा साइज किसका आएगा? फिर ये जो मैंने ग्रुप 1 वाले लिखे थे, मैं ऐसा अगर रिप्रेजेंट कर दूँ, मान लीजिए लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो सबसे ज़्यादा साइज किसका होगा? लिथियम का। बेरिलियम का उससे घटता जा रहा है ना, घटता जा रहा है लॉन्ग पीरियड, ठीक है। बेरिलियम का उससे कम। अच्छा बोरॉन का उससे कम हो जाएगा, कार्बन का उससे कम हो जाएगा, नाइट्रोजन का उससे भी कम हो जाएगा। कुल मिला के ये आप देख पा रहे कि अलॉन्ग द पीरियड जाने पे साइज क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। साइज क्या कर जाएगा? क्यों साइज डिक्रीज कर रहा है? एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, आपको जो एक ही पॉइंट ध्यान में रखना वो ये है, बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस। जेड इफेक्टिव इतना याद रखना, जेड इफेक्टिव इंक्रीज, जेड इफेक्टिव कंट्रोल कर रहा है। तो क्या पीरियोडिक ट्रेंड आएगा? एटॉमिक रेडिया आएगा। So down the group atomic radii increases and along the period atomic radii decreases. Atomic radii along the period क्या कर जाएगा? Decrease कर जाएगा। ये आएगा जनरल ट्रेंड। कैसा ट्रेंड? जनरल। अब मुझे बताइए, मैंने कल भी आपको पढ़ा था, अब ग्रुप 13 की अगर मैं बात करूँ, जरा बताइए ग्रुप 13 में एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड क्या होता है? सब डाउन द ग्रुप तो जनरली बढ़ना चाहिए, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। लेकिन चेंज कहाँ पे आता है? एल्युमिनियम में और गैलियम में। गैलियम का ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन गैलियम का कम हो जाता है, और एल्युमिनियम का ज़्यादा। ग्राफिकली भी बनवाया था, ठीक। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? एक ही आंसर है इसका, एक ही आंसर है इसका, लिखा भी था मैंने सामने, तुम लोगों ने दोबारा खोली नहीं खोली। ड्यू टू डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। बताओ, फिर से पूछूँगा, लेकिन अब समझ में आएगा कॉपी खोली थी नहीं खोली थी। ज़रा मुझे बताइए 4D वालों का और 5D वालों का साइज बराबर हो जाता है, क्या कारण है इसका? एक ही आंसर है इसका। जो बचा वो बोलो, जो बचा वो बोलो। ड्यू टू एफ ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन नोन एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इसलिए मैं बार बार बोल। आगे पीरियोडिक ट्रेंड्स, ठीक है। जब मोटी मोटी बात आप समझ गए, इसके बाद हम सवाल लगा सकते हैं। ज़रा देखिएगा, मैं 1 by 1 सवाल लगा रहा हूँ, इजी सवाल बता रहा हूँ, ज़रा देखिएगा ध्यान से। मैं सवाल नंबर 1 लिखता हूँ। विच वन हैज़ लार्जेस्ट
एटॉमिक साइज। 4 ऑप्शन लिखूंगा, आपको एक बताना है, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। मान लीजिए पहला मैं लिख लेता हूँ, लेट्स से वी हैव नियॉन 3s2। सेकेंड लेट्स से वी हैव नियॉन 3s2 3p2। देन वी हैव नियॉन 3s2 3p4 एंड देन वी हैव नियॉन 3s2 एंड 3p5, ठीक है। बताइए इनमें से सबसे लार्ज साइज किसका होगा? आंसर गलत नहीं करना होगा, ठीक है, बहुत सारे गलत भी करेंगे। आराम से सोचिए और बताइए इनमें से सबसे ज़्यादा साइज किसका होगा। शाबाश, ए पार्ट, ओके ओके, एक आंसर आ रहा है A1। शाबाश, कोई और? इतना मत सोचो ना, जो एलिमेंट दिए गए हैं उनका कन्फिग्रेशन मत देखो, कन्फिग्रेशन देख के बच्चा इधर जाएगा, कन्फिग्रेशन देखेगा ना यहाँ पे अटकेगा, वो ये आंसर सोचेगा, वो ये आंसर सोचेगा, ठीक है। इनका नाम लिखो, ज़रा बताओ इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 10 नियॉन और 2 ये कितना हो गया? 12 का मतलब, ठीक है। इसका कितना है? ये इसका देख लो, इसका कितना है? 10 2 12 4, बस 2 12 और 2 14, कितना आ गया? सिलिकॉन। ये कितना आ गया? 10 2 12 और 4 16 सल्फर। ये कितना आ गया? 10 2 12 और 5 17 क्लोरीन। सही है। मुझे बताओ ये सब के सब सेकंड पीरियड के हैं, ये सॉरी थर्ड पीरियड के हैं, देख पा रहे हैं 3 3 3 3 सब में चल रहा है सर। अगर ये सब के सब थर्ड पीरियड के हैं तो अब मैं थर्ड पीरियड वालों को लिखना चाहूँगा, अगर मैं पीरियड थर्ड एलिमेंट्स को लिखूँ, अगर मैं पीरियड थर्ड एलिमेंट्स को लिखूँ, जरा बताइए पीरियड थर्ड एलिमेंट कौन कौन से हैं? कहाँ से स्टार्ट करूँगा मैं? सोडियम से, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऐसा ही है। अच्छा बताइए मैंने अभी कहा था आपको कि अलोंग द पीरियड साइज घटता है, अलोंग द पीरियड साइज बताओ सबसे ज़्यादा किसका होगा? सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, कुछ इस तरीके से यही होगा, ठीक है। बताओ ये 4 लिखे हैं मैंने, आपने कन्फिग्रेशन देख ली, कन्फिग्रेशन देख को एलिमेंट लिख लिया। अब मुझे बताओ सबसे ज़्यादा साइज किसका होगा? इन सबको देखो और सबसे ज़्यादा साइज किसका मिले? अब इसमें कौन सा होगा? इसका आंसर बिल्कुल सही था, ठीक है ना, पहला वाला। आपने कन्फिग्रेशन देख के एलिमेंट लिखना है, इसको देख के धोखा मत खाना। एलिमेंट लिखो, फिर देखो अलोंग द पीरियड चल रहे हैं, डाउन द ग्रुप चल रहे हैं, और एकदम से पहचान लोगे, और इसमें कन्फ्यूजन बिठा सकता है कन्फिग्रेशन। इसलिए कन्फिग्रेशन पहले सिखाई जाती है बच्चे को कि कन्फिग्रेशन देख के वो लोकेशन पता कर सके, कहाँ ये यहाँ का था, ये यहाँ का था, यहाँ का था, फिर वो चले कि अलोंग द पीरियड चल रहे हैं या डाउन द ग्रुप चल रहे हैं, एकदम से अनुमान लगा सकता है कि किसका ज़्यादा होगा किसका कम होगा। बात समझ में आ गई? सेम पैटर्न पे एक और, सेम पैटर्न पे एक और, सेम, सिर्फ पीरियड बदलूंगा सवाल सेम होगा, ठीक है ना। मान लीजिए मैं ऐसा लिख लो कि आपको बताना है लार्जेस्ट साइज किसका, सेम ऑप्शंस, ठीक है, आप गलत नहीं करना। बताइए, शाबाश, ओके ओके ओके, ऑप्शन 3 लग रहा है, सही है, ठीक है ठीक है, देखते हैं बाकी को। बताइए सारे के सारे सेकंड पीरियड के हैं, सारे के सारे सेकंड पीरियड के हैं, नाम लिखूंगा मैं, कन्फिग्रेशन लिख लिए, नाम लिखूंगा। मुझे बताइए इधर कितना? हीलियम 2 यहाँ पे हो गए, 4 और 1 यहाँ पे हो गया 5 किसका एटॉमिक नंबर होता है? बोरॉन का, ठीक है। अच्छा यहाँ पे 2 2 4 और 3 7 किसका होता है? नाइट्रोजन का। यहाँ पे 2 और 1 3 किसका होता है? यहाँ पे 2 और 2 किसका होता है? बेरिलियम का। ये अभी ऊपर लिखते हैं, अब भी लिखे थे यहाँ पे, देखो यहाँ पे भी लिख रखे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब लिथियम का सबसे ज़्यादा, बेरिलियम को उससे कम, बोरॉन को अलोंग द पीरियड घट रहा है, अलोंग द पीरियड घट रहा है। बताइए सबसे ज़्यादा किसका जाएगा? लिथियम में, सही। एक मैंने बता दिया, एक दूसरा मैंने आपसे पूछ लिया, सेम पैटर्न पे, ठीक है ना। अब बताइएगा, ठीक है। अब बताइए, मैं सवाल नंबर 3 कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ। Arrange the following. Arrange the following in decreasing order of atomic size. In decreasing order of atomic size. ठीक है, आपको अरेंज करना है। मैं 4 एक साथ लिख के दे रहा हूँ, बस आपको बताना है आंसर क्या आएगा, ठीक है। ये 4 लिख दिया मैंने, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और फास्फोरस, ठीक है। बताइए कीजिए कंस्ट्रक्ट चीज़ों को, बताइए क्या लग रहा है आपको, ठीक। आप चाहो तो मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ, आप तब तक कंस्ट्रक्ट कर लो, मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ, मैं ऑप्शन बना लेता हूँ इनके।
ठीक है, लगाइए ज़रा, देखिए क्या लग रहा है आपको, क्या एटॉमिक साइज का ऑर्डर बन सकता है। तीसरा लग रहा है, ठीक है, ओके, देखते हैं बाकी को। शाबाश, 3, ओके, कोई और? 4th लग रहा है, ठीक है, कोई और लगाओ, तो कभी चलेगा। सेकंड लग रहा है, ओके, सेकंड पर लग रहा है, ठीक है, शाबाश, कोई और? कोई और? अब देखो आप क्या करोगे, जो एलिमेंट दिए गए हैं उनको लोकेशन पता होना चाहिए। मैं फिर बता, इससे तो पहले पढ़ाई जाती हैं चीज़ें, वो सारी चीज़ें लगने वाली है, पीछे पढ़ी वो भी से लगेंगी। अब बताओ इनका लोकेशन अगर मैं देखूँ, ये नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का 15 और ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का 16। बताओ ये नाइट्रोजन, ये फास्फोरस और ये ऑक्सीजन और ये सल्फर, वो वहाँ पर पीरियोडिक टेबल लगा हुआ, हटा दिया, हट, ऐसे भी याद होना चाहिए तुमको, छोड़ दो पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, 15 और 16 वालों का। जरा मुझे बताइए कि आपको एक चीज़ पता है कि डाउन द ग्रुप आने का साइज बढ़ता है, ये चीज़ आपको पता है? सर मुझे बताइए, अगर ये चीज़ आपको पता है तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि जैसे ही मैं सेकंड पीरियड से थर्ड पीरियड में आऊँ, ये कौन से पीरियड के हैं, ये कौन से पीरियड के हैं? बताइए सेकंड और थर्ड में अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो किन का साइज ज़्यादा होगा? थर्ड वालों का ज़्यादा होगा और सेकंड वालों का कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आएगा 2s2 2p1, यहाँ पे 3s2 3p1। तो इसका मतलब ये होगा कि डाउन द ग्रुप, सॉरी 2s2 2p3 और 3s2 3p3, थर्ड पीरियड वालों का साइज सेकंड पीरियड वालों से ज़्यादा, फोर्थ पीरियड वालों का थर्ड वालों से ज़्यादा, फिफ्थ पीरियड वालों का फोर्थ वालों से ज़्यादा। डाउन द ग्रुप आने में साइज बढ़ेगा, डाउन द ग्रुप आने में साइज बढ़ेगा। तो मुझे बताओ, ये डाउन द ग्रुप आने में अगर साइज बढ़ रहा है, सर इसका पहला मतलब ये है कि फास्फोरस का नाइट्रोजन से ज़्यादा और सल्फर का, ये डन है। तो पहली बात तो ये कि फास्फोरस और सल्फर पहले होना चाहिए, फास्फोरस और सल्फर वो तो हर एक ऑप्शन में दिख रहा है, मेरे को दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। अब मुझे बताइए अलोंग द पीरियड जाने पे साइज क्या करता है? घटता है। अलोंग द पीरियड जाने पे साइज, अब मुझे बताओ यहाँ से मैं अलोंग द पीरियड चल रहा हूँ ना सर, अगर मैं अलोंग द पीरियड चल रहा हूँ तो सबसे ज़्यादा साइज इन दोनों में से साइज किसका होगा ज़्यादा? अलोंग द पीरियड जाने पे घटेगा, मतलब सल्फर का कम है और फास्फोरस का, तो इसका मतलब फास्फोरस का सल्फर से कम, फास्फोरस का सल्फर से। सर एक बात तो ये कि नाइट्रोजन और सल्फर का, फास्फोरस और सल्फर का नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ज़्यादा आएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से फास्फोरस और सल्फर का ज़्यादा होगा। और फिर जब इनमें मैं 1 वर्सेस 1 करूँ, 1 करूँ तो फास्फोरस का ज़्यादा होगा और सल्फर का, इसका मतलब पहले कौन आना चाहिए? फास्फोरस। तो इस सल्फर वाले ऑप्शन मैंने काट दिए, सल्फर वाले ऑप्शन काट दिए। सबसे पहले कौन आएगा? अच्छा सल्फर के फास्फोरस के बाद कौन आएगा? ये तो 2 ऑप्शन में दिख रहा है मेरे को, हाँ दोनों में दिख रहा है। अब मुझे बताइए इसके बाद अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कंपेयर करूँ, अब मैं अलोंग द पीरियड चल रहा हूँ, अलोंग द पीरियड साइज फिर से घटता है, तो ज़्यादा किसका होगा इसमें से? और ऑक्सीजन का कम होगा। अब बताओ सबसे ज़्यादा, पहले थर्ड पीरियड वालों का ज़्यादा और सेकंड पीरियड वालों का कम, तो मतलब फास्फोरस का और सल्फर का ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से ज़्यादा। और फिर इन वालों का और इन वालों को कंपेयर करूँ तो अलोंग द पीरियड जाने पे घटेगा, फास्फोरस का सल्फर से ज़्यादा, फास्फोरस का सल्फर से ज़्यादा, सही था यहाँ तक। अब उसके बाद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कंपेयर करूँ, अलोंग द पीरियड जाने पे घटेगा तो नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज़्यादा, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से, तो इसका मतलब पहले फास्फोरस फिर सल्फर फिर नाइट्रोजन और फिर ऑक्सीजन, फिर तो कौन सा ऑप्शन बैठेगा? ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है ना। देखो इसको इसी याद करने का एक और तरीका बताता हूँ मैं। ये जो मैंने ऑर्डर लिखा ना, अब मुझे बताइए इस ऑर्डर को आप उल्टे जेड से भी याद रखते हैं, लेकिन तब जब ये एडजेसेंट पीरियड वाले हों और एडजेसेंट ग्रुप वाले हों। जरा बताओ इन चारों में से सबसे ज़्यादा किसका था? फास्फोरस का, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा फास्फोरस का। उसके बाद ऐसा था, सबसे ज़्यादा इसका, ऐसा लिखता हूँ नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर और ये नंबर उल्टा जेड, ये देख पा रहे हैं उल्टा जेड चल रहा है। कैसे चल रहा है? उल्टा। लेकिन कब? जब सामने वाले पीरियड हो और सामने वाले ग्रुप हो, जब सामने वाले पीरियड और सामने वाले ग्रुप हो तभी ऑर्डर आपको देखने को मिल जाए। अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं अगली बात लिखूंगा, दोबारा बता रहा हूँ मैं, थर्ड पीरियड वालों का सेकंड पीरियड वालों से ज़्यादा, और उसके बाद आप देखेंगे सिंपली अलोंग द पीरियड, और अलोंग द पीरियड जाने में साइज घटेगा। ये बात क्लियर हुई? मैं सेम सवाल लिखूंगा, अब आप दूसरा बताएंगे, सेम सवाल लिखूंगा, बताना, ठीक है ना। मैं ऐसा लिखूंगा कि आपको सेम सवाल अरेंज करना है इन ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रेडियस, ठीक है। बताओ सिलिकॉन, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, ग्रुप 15 वाले मैंने वैसे ही रखे। अब मैंने कौन से लिए? ग्रुप 14 वाले, इससे पिछले वाले, ठीक। लगाओ ये सब शाबाश, ढीले ढाले मत रहो, जल्दी बताओ। ओके, नाइट्रोजन आगे उल्टे जेड पे, शाबाश, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ठीक है। बताइए मैं लिखूंगा यहाँ पे ग्रुप 14 और यहाँ पे ग्रुप 15,
तो अगर बच्चे के दिमाग में 14 और 15 आ ही नहीं रहा है तो वो तो धुंधला लगेगा सर, बगैर ऑप्शन के सब धुंधला लगेगा, तो उसके दिमाग में ये बात ही नहीं आ रही है। बताइए 14 का कौन सा और इसके निचले वाला सिलिकॉन, अच्छा 15 का कौन सा नाइट्रोजन और इसके निचले वाला। अब मुझे बताइए डाउन दी ग्रुप साइज बढ़ेगा सर, इसका पहला मतलब ये है कि इन दोनों से ज़्यादा, सिलिकॉन और फास्फोरस का कार्बन और नाइट्रोजन से ज़्यादा, सही बात है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों का ज़्यादा, इनको तो मैं पहले लिखूंगा, वो बात तो सही है। अब इन दोनों में से ज़्यादा किसका, सिलिकॉन का, क्यों, क्योंकि अलॉन्ग द पीरियड जाने पे घटेगा। बताइए सबसे ज़्यादा कौन आया, बहुत अच्छे, उसके बाद कौन आया। अब इन दोनों में कंपेयर करूँगा, अलॉन्ग द पीरियड जाने पे फिर से घटेगा, तो अगर घटेगा तो इसका कम होगा और इसका, तो उसके बाद कौन आएगा, कार्बन, और उसके बाद कौन आएगा, देखो वापस सेम, ये उल्टा सेट फिर से, सही है ना, 1 2 3 4 सेम ही आ रहा है, ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, तो उल्टा सेट चल रहा है, सिलिकॉन फास्फोरस कार्बन नाइट्रोजन, सिलिकॉन फास्फोरस कार्बन नाइट्रोजन, सही है। इस तरीके से साइड को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। चलिए अब कर लेंगे, मैं और भी सवाल इसको बता दूंगा फिर, इसी इसमें कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट मैं लिख लेता हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पीरियोडिक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, या इसी को हम पढ़ते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, या इसी को हम पढ़ते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है जी। ये नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसने ऊपर वाली बातें पढ़ ली, यहाँ पे बहुत सारी बातें सेम लगेंगी, ठीक है। अच्छा ये टर्म खुद को एक्सप्लेन कर रहा है, आयोनाइजेशन, आपको आयन बनाना है, क्या बनाना है, आयन बनाना है। मान लीजिए आपने क्या किया, आपने एक सोडियम एटम कंसिडर किया गैशियस स्टेट में, किस स्टेट में, गैशियस स्टेट में। सारी बात ध्यान में सुनना, फिर मैंने ये क्यों लिखा है गैशियस ये भी मैं बता दूंगा। अब मुझे बताइए सोडियम का कन्फिग्रेशन कितना, ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन कितना, 281, कितना होगा 281, दिस इज द न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये तीसरा शेल, ठीक है। बताइए पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1, ये कन्फिग्रेशन होगा ना, 2 8 1, ये तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अच्छा आप ये चाह रहे हैं कि सर इसके तीसरे शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए, इसके तीसरे शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए, कुल मिला के वैलेंस या आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए। अब मुझे बताओ ये इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करना चाह रहे हैं, इसको पकड़ के किसने रखा है, न्यूक्लियस ने, क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस इस पर क्या लगा रहा है, जेड इफेक्टिव, क्या लगा रहा है, लगा रहा है ना, ठीक है। अगर आप ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ के बाहर आ जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपको इतना एनर्जी देना पड़ेगा कि ये जो एनर्जी न्यूक्लियस ने इस पर लगाया था वो एनर्जी कॉम्पेंसेट हो सके, वो एनर्जी क्या हो सके। तो अगर आप ये कॉम्पेंसेट कर सकते हो तो न्यूक्लियस इसको छोड़ देगा, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से निकल जाएगा, या उससे ज़्यादा दे दो तब तो और सोने पे सुहागा है। मान लो आपने 10 रुपये की कोई चीज़ खरीद रखी और कोई ऐसा आ गया बेवकूफ़ बोलेगा 100 रुपये दे देता हूँ, दे देता, आपके मन में लड्डू फूटेंगे, 10 रुपये की खरीदी 100 रुपये दे रहा, बेवकूफ़ है, दे दिया, अगले दिन 4 और लेके आ सकते हैं आप, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा आ जाए तब तो मज़ा है, लेकिन अगर इतना भी कॉम्पेंसेट हो जाए कि जितना इस इलेक्ट्रॉन को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएगा, फील्ड से छूट जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इसकी फील्ड से, और इलेक्ट्रॉन जब फील्ड से छूट गया तो क्या बन जाएगा, मुझे बताइए ये सोडियम था, और अगर अपने इलेक्ट्रॉन हटाया तो ये क्या बन जाएगा, बनेगा Na पॉजिटिव, बनेगा नहीं बनेगा, क्या बन जाएगा, कैटायन, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कैटायन, आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन। सर कितना एनर्जी लगा किसी गैशियस एटम, किसी गैशियस एटम के ग्राउंड स्टेट से, किस स्टेट से, तो देखिए ग्राउंड, ये दोनों बातें मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं लिखने के बाद ये दोनों बातें एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने क्यों लिखा है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। किसी भी एटम, किसी भी गैशियस एटम के ग्राउंड स्टेट से, ग्राउंड स्टेट का मतलब जहां ओरिजिनली इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वहीं पे, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1 सोडियम के, एक्साइट करा नहीं आपने, कोई एनर्जी दे के तीसरे से चौथे में नहीं लिया और फिर चौथे से रिमूव नहीं किया है, जहां पे था वहीं से रिमूव किया है। कितना एनर्जी लगेगा, कितना एनर्जी किसी भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में किसी आइसोलेटेड गैशियस एटम के ग्राउंड स्टेट से, दैट इज नॉन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मैं स्टेटमेंट लिख लेता हूँ फिर एक्सप्लेन कर लेता हूँ जो बातें इसमें आ रही हैं, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, किसको रिमूव करने में, टू रिमूव एन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, किसको रिमूव करने में, और आउटर मोस्ट को ही हटाना सबसे इजी होता है, कोर इलेक्ट्रॉन कभी नहीं हटता, कोर इलेक्ट्रॉन को हटाना बहुत मुश्किल, जो न्यूक्लियस के बहुत पास वाले इलेक्ट्रॉन है उनको हटाना बहुत ज़्यादा मुश्किल, और किन को हटाना बहुत ईजी है,
बाहर वालों को हटाना बहुत ईजी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं जनरली बच्चे को इस तरीके से समझा देता हूँ। देखो मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। मान लीजिए कोई पोहाल है जिसके पास भेड़ें हैं बहुत सारी, वो दो हैं, दो कंसिडर कर लो। एक के पास सिर्फ 10 भेड़ें हैं और दूसरा वाला ऐसा है जिसके पास भेड़ बकरियाँ हैं भर के कोई 500 है। अब उसने क्या किया है, जंगल में बैठा हुआ है, उनको रोज़ घास खिलाने ले जाता है। अब जिसके पास सिर्फ 10 भेड़ बकरियाँ हैं, वो क्या किया, वो बीच में बैठा हुआ है और उसने उन भेड़ बकरियों को आपस के आसपास में सर्कल बना के और खुद बीच में बैठा हुआ है, डंडा लेके या गन लेके बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। अब अगर शेर आसपास आया और उस भेड़ को खाना चाह रहा है तो वो सामने बैठा हुआ है, वो क्या करेगा, वो हटा सकता है उसको, मान लीजिए गोली मार सकता है उसको, भगा देगा उसको। लेकिन मान के चल रहा अगर उसके पास 500 भेड़ बकरियाँ हैं, चाहे हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ मैं, अगर 500 भेड़ बकरियाँ, पहली रोल उसने लगा रखी है 10, दूसरी रो लगा रखी है, तीसरी रो, ऐसे देखता गया और 15-20 रोज लग गई। अब बीच में बैठा हुआ है खुद वो। अब जब शेर आया, शेर थोड़ी ना इस वाले को खाने वाला, शेर आएगा आसपास से जो बात दूर वाली दिख रही है, जब तक ये बेचारा ऊपर देखेगा, नजर मारेगा, तब तक शेर उड़ा के ले गया होगा। इसका मतलब ये कि सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को हटाना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि उस पर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम पड़ रहा होता है। तो कोई भी थोड़ी सी एनर्जी लेके आ जाता है और इलेक्ट्रॉन को लेके उड़ जाता है। तो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को हटाना बहुत ईजी हो। और सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए कितना एनर्जी लगता है, दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, दैट इज आयोनाइजेशन। क्यों मैं सबसे बाहर वाले की बात कर रहा हूँ, क्यों मैं सबसे बाहर वाले के लिए टर्म एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि सर कोर इलेक्ट्रॉन्स को हटाना इम्पॉसिबल होता है। कोर इलेक्ट्रॉन्स कभी भी नहीं हटते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन्स कभी, मान लीजिए नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई ऐसा चाहे कि मैं नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन हटा दूँ, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, कभी नहीं हो सकता ऐसा। तो मान लीजिए सोडियम के पास 11 है, अब सोडियम से ही 10 हटाना चाहो या मान लो 5 हटाना चाहो, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। सिर्फ कौन से हटते हैं, वैलेंस वाले, सिर्फ कौन से हटते हैं, जिन पर जेड इफेक्टिव कम पड़, और उनको हटाने के लिए जो एनर्जी लगता है that is ionization energy, that is ionization. So the energy required to remove an electron from the ground state, मैं जो लिख रहा हूँ इसको एक्सप्लेन करूँगा साथ में, from the ground state of an isolated gaseous atom, of an isolated gaseous atom, very very important, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं इसको अंडरलाइन कर लेता हूँ। एक तो ग्राउंड स्टेट और दूसरा आइसोलेटेड गैशियस एटम, दोनों का सिग्निफिकेंस बता रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनना। असल अगर मैं ग्राउंड स्टेट कंसिडर ना करता, मान लीजिए मैंने ये सोडियम लिया, जरा बताइए सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस शेल में था, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किस शेल में आपको देखने को, थर्ड शेल में, किस में देखने को मिल रहा है, थर्ड शेल में, यहाँ पे n=3 है। अच्छा अगर मैं इसका ग्राउंड स्टेट ना लेता और मान लीजिए एक्साइटेड स्टेट लेता, एक्साइटेड स्टेट का मतलब इस इलेक्ट्रॉन को मैं तीसरे से चौथे में लेके जाता, थोड़ा एनर्जी देके, और उसके बाद हटाता, तो मुझे बताइए क्या एनर्जी उतना जितना लगना चाहिए था उतना लगता, नहीं, एनर्जी उससे कम लगता, एनर्जी उससे, क्योंकि तीसरे से हटाना थोड़ा मुश्किल है और चौथे से हटाना थोड़ा इजी होगा, एनर्जी उससे, लेकिन आपको एक्चुअल एनर्जी नहीं मिलता। हम ये चाह रहे हैं कि हमें एक्चुअल एनर्जी मिले, सो दैट कि जब रिएक्शन में ऐसा करना चाह रहे हैं कि इससे इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो मेरे को एक्जैक्ट पता है कि हाँ 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगेगा, दे दिया, हट गया। लेकिन अगर मान लीजिए आपने एक्साइटेड स्टेट से हटाया तो आपको एनर्जी एक्चुअल मिलेगा नहीं, और मान लीजिए एक्साइटेड स्टेट से हटाने में आपको 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहा है और एक्चुअल में कितना लग रहा था, 5। अब जब बाद में हटाने बैठे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन हट ही नहीं रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपने पहले किस में देखा होगा, एक्साइटेड स्टेट में। इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉन जब भी हटाया जाए, किस स्टेट से हटाया जाए, ग्राउंड स्टेट, क्योंकि ग्राउंड स्टेट स्टेबल स्टेट होता है, ग्राउंड स्टेट। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटाने में जो एनर्जी लगेगा वो एक्चुअल एनर्जी होगा, वो एग्जैक्ट वैल्यू होगा, वो क्या होगा, इसलिए ग्राउंड स्टेट। अच्छा दूसरी बात मैंने लिखा है आइसोलेटेड गैसियस एटम। सर गैस में तो होना चाहिए और होना भी चाहिए अकेला, होना भी चाहिए। और पहली बात गैस में इसलिए होना चाहिए कि अगर तो मैं सॉलिड कंसिडर करूं तो मुझे बताइए सॉलिड में जो एटम्स होंगे वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन में होंगे, या तो कहीं आयनिक बॉन्ड बना के बैठा होगा या तो कहीं मेटालिक बॉन्ड बना के बैठा होगा। अब जब आपने एनर्जी दिया, आप तो ये चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन हटे, लेकिन जो एनर्जी आपने दिया हो सकता है वो एनर्जी मेटल के बॉन्ड को तोड़ने में लग गया हो, या हो सकता है वो एनर्जी इन एटम्स को वाइब्रेट करने में लग गया हो, इनको रोटेट करने में लग गया हो, कहीं भी वो एनर्जी डिसिपेट हो सकता है। ऐसा जिस फॉर्म में आप दे रहे हैं उसी फॉर्म में नहीं लगता है, वो किसी एटम की मर्जी है कहीं पे लग जाए, तो ध्यान में रखिएगा जहाँ कम लग रहा है वहाँ पे यूज करना चाहेगा एनर्जी को। अच्छा दूसरी बात ये कि अगर आप अकेला ना लो, गैसेस में ही मान लो, क्योंकि गैसेस में इंटरेक्शन सबसे लीस्ट होते हैं। गैसेस में इंटरेक्शंस क्या होंगे, सबसे लीस्ट। मैं लिख लेता हूँ इस पॉइंट को, क्योंकि इंटरेक्शंस क्या होंगे, इंटरेक्शंस लीस्ट होंगे। इंटरेक्शंस अगर आपने आइसोलेटेड नहीं ना कंसिडर किया, तो मान लीजिए आपने मॉलिक्यूलर फॉर्म कंसिडर किया। सर अब होगा ऐसा कि अगर आपने H2 कंसिडर किया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बॉन्ड बना के बैठा होगा,
और अगर आप एनर्जी दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए, तो एनर्जी पहले कहाँ पे लगेगा? बॉन्ड को तोड़ने के लिए। किसको तोड़ने के लिए? तो आपको आयोनाइजेशन नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मिलेगा। तो अगर आपको आयोनाइजेशन चाहिए तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है, एक तो एटम का ग्राउंड स्टेट होना चाहिए और दूसरा एटम अकेला होना चाहिए गैस में। किस फेज में? गैस फेज में। गैस फेज में क्यों? क्योंकि गैस फेज में इंटरेक्शन कम होते हैं और जितना एनर्जी लगना चाहिए उतना ही लगेगा। और दूसरी बात आइसोलेटेड क्यों? कि अगर किसी के साथ इंटरेक्शन में हुआ तो एनर्जी कहीं और लग जाएगा, किसी बॉन्ड को तोड़ने में लग जाएगा। दोनों पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, दोनों पॉइंट बहुत ज़रूरी हैं, ये स्टेटमेंट में लिखने ही लिखने हैं। सो क्या होगा आयोनाइजेशन एनर्जी? कितना एनर्जी लगेगा किसी भी इलेक्ट्रॉन को, किसी भी वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को, किसी भी लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के ग्राउंड स्टेट से, किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम के ग्राउंड स्टेट से। बताइए मेरे साथ वापस, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस, दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन। अब मुझे बताइए ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी आपका है सर, हमेशा इट इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। So it is always an endothermic process. Why an endothermic process? क्योंकि आपको हमेशा एनर्जी देना है और एटम हमेशा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तब तक नहीं छोड़ेगा। जब तक ना एब्जॉर्ब करे तब तक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब ये हमेशा कैसा प्रोसेस होगा? इट इज ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। सो आयोनाइजेशन इज ऑलवेज, या आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक, इज ऑलवेज एंडो, ये ध्यान में रखना, एंडोथर्मिक। ये इस बार जे के एक शिफ्ट में था, जे मेंस में एक सवाल था, स्टेटमेंट में, एक स्टेटमेंट में लिखा हुआ था दैट आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। दिस इज वेरी करेक्ट, इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक एक्सेप्ट फ्रॉम फ्यू केसेस, एक्सेप्ट सम रेयर केसेस, लेकिन हमेशा ऐसा है। इज ऑलवेज एंडो। एंडो का मतलब हमेशा क्या करना पड़ रहा है? एनर्जी देना पड़ रहा है। एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, फिर जाके इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, फिर जाके इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, तब तक नहीं छोड़ेगा। तो हमेशा कैसे होगा? एंडोथर्मिक। अब मुझे बताइए आयोनाइजेशन एनर्जी एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है और है तो एनर्जी, आपको एनर्जी देना पड़ रहा है, तो इसके यूनिट क्या होंगे? जो एनर्जी के यूनिट होते हैं। इसके यूनिट क्या होंगे? जो एनर्जी के यूनिट होते हैं। तो बताइए यूनिट्स क्या होंगे सर? इसके यूनिट्स होंगे किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरीज पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, जो एनर्जी के यूनिट होते हैं कैलोरीज में, जोल्स में, किलो जोल्स में, किलो कैलोरीज में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जो भी एनर्जी के यूनिट होते हैं वही यूनिट इसके भी होंगे, वही यूनिट इसके भी आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सो कैसा होगा? हमेशा ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक। और जब भी कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक हो, केमिस्ट्री में इसको इस तरीके से लिखते हैं, डेल एच इज इक्वल टू पॉजिटिव, डेल एच इज इक्वल टू, डेल एच का मतलब होगा कि जो हीट होगा वो इसने एब्जॉर्ब किया है, पॉजिटिव का मतलब इसका हीट बढ़ रहा है, एब्जॉर्ब करने का मतलब बढ़ रहा है, एब्जॉर्ब करने का मतलब बढ़ेगा, हीट एब्जॉर्ब किया, हीट एब्जॉर्ब किया, डेल एच इज इक्वल टू पॉजिटिव। इस टर्म को याद रख लीजिएगा। अच्छा मान लीजिए मैं कैसा कंसिडर कर लूँ कि आपके पास एक एटम था और उसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो आपको लगा जो एनर्जी उसको मैं पढ़ूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी 1। अब मान लीजिए दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाह रहा हूँ, फिर से एनर्जी लगेगा, उसको मैं क्या पढ़ूंगा? आयोनाइजेशन एनर्जी 2। मान लीजिए तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाह रहे हैं, फिर से एनर्जी लगेगा, उसको मैं क्या पढ़ूंगा? आयोनाइजेशन एनर्जी 3। आयोनाइजेशन एनर्जी सर, एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगता है दैट इज नोन एज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। उनको हम क्या पढ़ लेंगे? सक्सेसिव आयोनाइजेशन, एक के बाद एक जो लगेगा, एक के बाद जो एक लगेगा, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज, देख लो ध्यान से इसको, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। मान लीजिए मैंने एक एलिमेंट कंसिडर कर लिया और लेट्स से सम एक्स एलिमेंट, लेट्स से सम एक्स एलिमेंट गैसियस फेज में। अच्छा मैं क्या कर लेता हूँ? इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेता हूँ। सो मैंने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया। जरा बताइए जब इलेक्ट्रॉन रिमूव किया क्या बनेगा? ये बनेगा। सोडियम से एक रिमूव किया था, Na पॉजिटिव बना था, एक्स से एक रिमूव किया, एक्स पॉजिटिव बनेगा, कुल मिला के बनेगा मोनोकेटाइन। क्या बनेगा? मोनोकेटाइन। ये किस फॉर्म में आएगा? मोनोकेटाइनिक फॉर्म में, ठीक है। और जो एनर्जी लगा उसको मैं क्या पढ़ूंगा? आयोनाइजेशन एनर्जी 1, आयोनाइजेशन एनर्जी 1। अच्छा ये जो एक्स पॉजिटिव बना, अब मुझे बताइए इस एक्स पॉजिटिव से मैं एक और इलेक्ट्रॉन हटाना चाह रहा हूँ, मान लीजिए मैं एक और इलेक्ट्रॉन हटाना चाह रहा हूँ, माइनस इलेक्ट्रॉन एक और हटाना चाह रहा हूँ, रिमूव करना चाह रहा हूँ, बताइए क्या बनेगा? बहुत अच्छे, दैट इज डाइकेटाइन। क्या बन जाएगा? डाइकेटाइन बनेगा, है ना, डाइकेटाइनिक फॉर्म बनेगा। अच्छा कितना एनर्जी दूसरे को हटाने के लिए लगा? दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी 2, आयोनाइजेशन एनर्जी। अब मान लीजिए एक और हटाना चाह रहे हैं,
ज़रा बताइए, एक और हटा दूँ, एक और रिमूव कर दूँ, क्या बनेगा? बनेगा नहीं बनेगा? क्या बनेगा? ट्राइकैटायनिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म बनेगा? ट्राइकैटायनिक फॉर्म। ट्राइकैटायनिक फॉर्म सही है। जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम में से एक हटाओ प्लस, 2 हटाओ प्लस, 3 हटाओ, एल्यूमिनियम प्लस 3, एल्यूमिनियम प्लस 3। बताइए इधर जो एनर्जी लगा उसको मैं क्या लिख लूँगा? बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, अब मुझे बताइए ये जो एनर्जी लगा वन आफ्टर द अदर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, दिस इज नोन एज सक्सेसिव आयनाइजेशन। और हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा हमेशा स्टेप वाइज रिमूव होता है। कैसा रिमूव होगा? पहला रिमूव कर लिया, उसके बाद दूसरा, उसके बाद ऐसा, इसलिए क्योंकि हर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी सेम नहीं लगता। ये ध्यान में रखिएगा, हर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी सेम नहीं लगेगा, इसीलिए वन आफ्टर द अदर इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है। और कितना एनर्जी एक के बाद एक लगेगा स्टेप वाइज, दैट इज नोन एज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज। जरा मुझे बताइए इनमें से सबसे ज्यादा एनर्जी कौन सा होगा? कहाँ पे सबसे ज्यादा लगा होगा? जरा लगाओ दिमाग, सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ पे लगा होगा? जरा बताओ, क्या आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ज्यादा होगा, क्या सेकंड ज्यादा होगा, या थर्ड ज्यादा होगा? जरा बताइएगा, क्या लग रहा है? थर्ड ज्यादा लग रहा है, ठीक है। क्या फर्स्ट ज़्यादा लग रहा है, सेकंड या थर्ड? सोचिएगा, ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से सोच के आंसर कीजिएगा। क्या आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट ज़्यादा, क्या आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड ज़्यादा, क्या आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड ज़्यादा? अब मुझे बताओ, जब मैंने पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, सर इलेक्ट्रॉन कम हो गया। जब मैंने पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया होगा तो इलेक्ट्रॉन घटा होगा और प्रोटॉन जितना था उतना ही होगा। जब दूसरा रिमूव किया तो फिर क्या हुआ होगा? इलेक्ट्रॉन और घटा होगा और प्रोटॉन जितना था उतना ही होगा। और जब तीसरा रिमूव किया होगा तो इलेक्ट्रॉन एक और घट गया और प्रोटॉन जितना था उतना ही होगा। अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखूँ, यहाँ पे अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मुझे ये बताइए यहाँ पे प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन रेशो कितना आएगा? पहले वाले केस में मेरे को ये बता दीजिए, प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन रेशो कितना? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशो बता दीजिए। इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशो 1 के बराबर, न्यूट्रल है ना, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। अच्छा यहाँ पे बताओ इलेक्ट्रॉन अपॉन प्रोटॉन रेशो कितना आएगा? बताओ, प्रोटॉन ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन घट गया तो मतलब 1 से ज़्यादा, सही बात है। अच्छा यहाँ पे बताओ, सर ये भी 1 से ज़्यादा होगा लेकिन इस पिछले वाले से और ज़्यादा होगा, मैं ऐसा लिख लूँ चलेगा? यहाँ पे बताओ, ऐसा लिख लूँ चलेगा? मैं कल भी ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि अगर प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन पे भारी पड़ जाए तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है। क्या बढ़ता है? आप मुझे बताइए, आगे चल रहे हैं आपने पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव किया और कोई दिक्कत नहीं, रिमूव हो गया। अब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाह रहे हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ गया। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ गया दूसरा इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव नहीं हो पाएगा। अब आप दूसरा रिमूव कर दिया, अब तीसरा रिमूव करना चाह रहे हैं, सर वो उससे मुश्किल हो जाएगा क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब ये कि यहाँ से यहाँ जाने पे जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलता जा रहा है वैसे वैसे क्या बढ़ता जा रहा है। और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता गया, अगर जेड इफेक्टिव बढ़ता गया तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या करेगा? इसका मतलब इन सब का अगर मैं ऑर्डर देखूं सो ऑलवेज आपको देखने को मिलेगा आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड इज ग्रेटर देन सेकेंड इज ग्रेटर देन। ऐसा क्यों? क्योंकि सर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा वैसे वैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, वैसे वैसे जेड इफेक्टिव, और जैसे जैसे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ेगा। तो हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकेंड एज कम्पेयर टू। तो मान लीजिए आपको ये लिख के दे दिया जाए, विषय नीचे बोल दिया जाए कि जस्टिफाई कीजिए ऐसा क्यों होगा, तो आप क्या लिखेंगे? जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा। जेड इफेक्टिव, तो व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द या 1 by 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी लगेगा, ठीक है। सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन वन आफ्टर द अदर, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी लगेगा उसको हम क्या पढ़ लेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज, सक्सेसिव आयोनाइजेशन। अच्छा अब मुझे बताइए इन आयोनाइजेशन एनर्जीज को ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इफेक्ट कर सकता है? जरा मुझे बताइए कौन कौन से ऐसे सेम फैक्टर जो हमने कल पढ़े थे ना, 3 फैक्टर बिल्कुल सेम, 3 फैक्टर में बिल्कुल सेम बताऊंगा, आप एकदम से आंसर कर लोगे, ठीक है। जरा देखिए मैं लिख लेता हूँ, फैक्टर्स इफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जीज। सो फैक्टर्स इफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जीज। बताओ पहला फैक्टर क्या था कल? एन वैल्यू, याद है? शेल नंबर। पहला क्या था? शेल नंबर, एन वैल्यू। सो मैं लिख लेता हूँ एन वैल्यू या शेल नंबर। जरा मुझे बताइए अगर शेल नंबर बढ़ा, वही बिल्कुल भेड़ों का एग्जांपल लेके चलना, तो अगर शेल नंबर बढ़ा, अगर शेल नंबर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी, क्यों? क्योंकि रिमूव कहाँ से कर रहे हैं? वैलेंस वाले से। ये सेम ही टर्म में वैलेंस से ही रिमूव करना है आपको। तो इसका मतलब ये कि जितना ज़्यादा शेल नंबर उतना कम आयोनाइजेशन एनर्जी।
जितने शेल बढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना इजी होगा। सो n वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। जितना शेल बढ़ गया उतना इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा। जरा बताओ, अगर मैं लिखूँ ग्रुप 1, बताना मेरे को, अगर मैं ग्रुप 1 लिखूँ, जरा बताइए ग्रुप 1 के एलिमेंट्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। बहुत अच्छे, ठीक है। अब बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1 से, तो यहाँ से यहाँ आने पे क्या बढ़ रहा है? नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? अगर नंबर ऑफ शेल बढ़ा तो इलेक्ट्रॉन निकालना इजी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकालना, इसका मतलब ये होगा कि इन सब में से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे इजी किस में है? फ्रेंशियम। उससे कम, उससे कम, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ शेल बढ़ रहा है, शेल बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन घटेगा। आयोनाइजेशन, और पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम साइज, सबसे ज़्यादा साइज वाला अगर कोई एटम है तो वो आपका है फ्रेंशियम, और सबसे कम आयोनाइजेशन वाला अगर कोई है तो वो फ्रेंशियम है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे बड़े साइज का एटम कौन? अगर फ्रेंशियम ना दिया हो, क्योंकि रेडियो एक्टिव होता है, तो फिर कौन? सीजियम। और सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी किसका? फ्रेंशियम का। अगर ना दिया हो तो सीजियम का। ध्यान में रखना, सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी पूरे पीरियोडिक टेबल में किसका? इस वाले का, ठीक है। तो मैं लिख लेता हूँ, अगर फ्रेंशियम ना दिया हो फिर किसका? ये याद रख लेना, ठीक है। मैं ऐसे लिख लेता हूँ कि इनका आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे लोवेस्ट होगा। ये ऑर्डर मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, ये तो मैंने साइज का ऑर्डर लिख दिया। सबसे लोवेस्ट होगा ना, तो लोवेस्ट होगा तो मतलब सबसे ज़्यादा किसका होगा? लिथियम का, ऑब्वियसली ना। कुछ इस तरीके से आएगा, फिर कुछ इस तरीके से एरो आ जाएगा, ठीक। सबसे ज़्यादा इसका हो जाएगा, ओके। इनका सबसे कम। और इस सीजियम जो कि नॉन रेडियो एक्टिव है, फ्रेंशियम की तो एप्लीकेशन उतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि रेडियो एक्टिव है। और ये सीजियम जिसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होता है, सर इसका यूज़ किया जाता है सोलर सेल्स में। किन में? सोलर सेल्स में इसका यूज़ होता है। सोलर क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी होता है। अगर मान लो बाहर धूप भी नहीं है, ऐसा बादल से हैं, आप देखोगे फिर भी आपका बैटरी चार्ज होता रहता है, सोलर फिर भी काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि उसमें सीजियम का यूज़ होता है, और सीजियम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत कम एनर्जी लगता है। तो धुंधला सा भी है, फोटोन जैसे जैसे कमज़ोर वाले भी आ रहे हैं, इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। जैसे इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, आपने बीच में फील्ड लगा रखी है, इलेक्ट्रॉन स्टोर होते रहेंगे, और शाम को जैसे ही आपने इन्वर्टर स्टार्ट किया, सो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चल रहा, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चल गया तो इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए। तो उसी के फ्लो से करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो इनका यूज़ कहाँ पे होता है? सोलर सेल्स में, या इसी को हम यूज़ करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, दैट मीन्स लाइट से, फोटो से करंट प्रोड्यूस करने में, फोटो से करंट। क्यों? क्योंकि इसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम, इसका आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत कम आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। जरा बताइए दूसरा फैक्टर क्या था जो सेम ऊपर पड़े थे? वही स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट। अच्छा बताओ, स्क्रीनिंग इफेक्ट और एन वैल्यू सर ये सेम ही तो है, सेम ही तो है, दोनों बातें सेम ही तो है, ठीक है ना। अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा तो मतलब शेल बढ़ रहा है, तो अगर शेल बढ़ रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, आयोनाइजेशन घटेगा, आयोनाइजेशन घटेगा। तो मैं क्या लिखूंगा इसमें भी? दैट स्क्रीनिंग इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। जरा बताइए, अगर मैं लिख लूँ ग्रुप 17 एलिमेंट्स, बताना मेरे को कौन कौन से? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सही। अच्छा बताइए, इनमें से सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट किसमें होता है? आयोडीन में। क्यों? क्योंकि इसमें शेल ज़्यादा होते हैं। सबसे कम स्क्रीनिंग इफेक्ट किसमें? सर इसका मतलब सबसे इजी रिमूव करना किससे? इलेक्ट्रॉन आए, और सबसे मुश्किल किससे? तो बताइए आयोनाइजेशन सबसे ज़्यादा किसका? फ्लोरीन का। उससे कम ब्रोमीन का, और सबसे कम क्यों? क्योंकि इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा, इसमें स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे, इसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत ईजी होगा, ठीक है। बताइए तीसरा फैक्टर क्या था जो वहाँ पे पड़ा था? सेम जेड इफेक्टिव। क्या था? अब मुझे बताइए, अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा हुआ, ये पूरे खेल को कंट्रोल कर रहा है, अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा हुआ तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा पड़ रहा है, क्या ऐसा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जा सकता है? नहीं, इसको रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसको रिमूव करना, इसका मतलब जेड इफेक्टिव जितना ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी उतना एनर्जी ज़्यादा लगेगा रिमूव करने में। सो जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। बताइए इसी पॉइंट को अगर मैं ध्यान में रख के चलूँ और मैं ऐसा लिख लूँ, मुझे बताइएगा ऑर्डर क्या बनेगा। मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल Pb+2 एंड Pb+4। ज़रा बताओ इन सब में से सबसे इजी इलेक्ट्रॉन रिमूव, सबसे मुश्किल कहाँ पे रिमूव करना? +4 वाले। क्यों? क्योंकि +4 वाले में इलेक्ट्रॉन घट चुके हैं और जेड इफेक्टिव बढ़ चुका है। जितना पॉजिटिव ज़्यादा उतना जेड इफेक्टिव ज़्यादा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत मुश्किल, और ये +5 दिखाता ही नहीं है, तो यहाँ पे ज़्यादा। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने पे क्या बढ़ रहा है? जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ा तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी बढ़ जाएगा, ठीक है। आयोनाइजेशन भी इंक्रीज कर